नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है आपकी कंटिन्यूस और लेक्चर्स भी समय पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कल तक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये पढ़ा था, इसकी क्या यूनिट होती है। कुछ कंसेप्ट चीज और हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित भी हैं। ठीक है, उसको साथ में हम पढ़ते चलेंगे। तो हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें, हम विद्युत क्षेत्र को देखें, विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा 5-10 मिनट रिवाइज टॉपिक कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा था कि एक स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, और हम जानते हैं कि स्थिर आवेश हो तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई Q0 टेस्ट चार्ज लाएं तो या तो वो आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण का, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा। और जैसे ही आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी के अनुपात में या उसी के संगत विद्युत क्षेत्र की दिशा डिफाइन होती है। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये हमने पढ़ा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो दिशा होती है वो +Q आवेश से दूर और -Q आवेश की ओर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित किया जाता है वो विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कुछ मोस्ट लाइंस हैं, विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, और इस विद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये P है, ये R है, इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी। एक प्रॉपर्टी थी कि विद्युत बल रेखा +Q से -Q की ओर चलती है। ये खुले वक्र का निर्माण करती हैं। खुले वक्र का मतलब +Q से चलती है और -Q पे समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर, जैसे अगर एक विद्युत बल रेखा ऐसे, एक विद्युत बल रेखा ऐसे, तो इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी, 2। जबकि किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिशा होती है, केवल 1 होती है। जहां विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, जैसे ये पास है विद्युत बल रेखाएं, वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है।
विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, और एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे चैप्टर वाइज। समरूप विद्युत क्षेत्र, जैसे हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां पर मैं अगर लाइन खींच दूं, जैसे ये लाइन है, ये मैंने लाइन खींच दी, तो ये लाइन विद्युत बल रेखाएं हैं, यानी विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, और ये विद्युत बल रेखा ही विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे है? सदिश के लिए हमें देखना होता है परिमाण और दिशा, ये देखना होता है। हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है कि वे राशियां जिनका परिमाण और दिशा समान होती है, समांतर सदिश पढ़े हमने, समान सदिश, वे सदिश जिनमें परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। ठीक है, तो इनमें परिमाण कैसे देखा जाता है? इनमें परिमाण ऐसे नहीं कि उसकी लेंथ से देखा जाता हो, नहीं, यहाँ पे इसके दो रेखाओं के बीच की दूरी से देखा जाता है। ये ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र में परिमाण किसे देखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र में परिमाण दो बल रेखाओं के बीच की दूरी से देखा जाता है। अगर ये दो बल रेखाओं के बीच की दूरी नियत है, और दिशा तो आप देख रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो कहलाएगा समरूप विद्युत क्षेत्र। अगर ऐसे है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं? दिशा तो इसकी ठीक है, लेकिन इसमें परिमाण चेंज हो रहा है, दो बल रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये असमरूप विद्युत क्षेत्र। दिशा तो होगी, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे देखें, परिमाण भी नियत है, दिशा भी नियत है, तो हम क्या कहेंगे? ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। परिमाण नियत ना हो, दिशा नियत ना हो, इन दोनों में से एक नियत ना हो, तो वो असमरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, विद्युत, ये याद रखना है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? उसके परिमाण को। ये भी आपको याद रखना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। कहीं पर CBSE में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि Q इज ग्रेटर देन 0 तथा Q इज लेस देन 0, इनके लिए विद्युत बल रेखाएं बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे भी पूछा गया था, Q1 इज Q2 इज ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 इज लेस देन 0, इनकी प्रकृति क्या है? दोनों क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं।
Q1 इज ग्रेटर देन 0, अगर कोई राशि 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है वो धनात्मक है, तो Q पॉजिटिव है, ऐसा समझा जाता है। और Q जब 0 से छोटा है तो हम कहेंगे कोई भी राशि 0 से छोटी होती है तो वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, प्लस से बाहर निकलते हैं। तो आपको याद रखना है विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से बाहर निकलती हैं और माइनस चार्ज की भी और क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये जो विद्युत बल रेखाओं का चित्र हो गया वो है Q ग्रेटर देन 0। अगर Q लेस देन 0 का बनाना हो तो माइनस, इसमें क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ये इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो चित्र हो गया वो हो गया Q लेस देन 0। एक बार 2004 में ये केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अब बात आती है Q1 इज ग्रेटर देन, अगर ये 0 से बड़े हैं, Q1 Q2 0 से छोटे हैं, तो इनकी प्रकृति पूछ रहा है किस प्रकृति के हैं। Q1 और Q2 इन दोनों का गुणा हो रहा है और गुणा होने पर 0 है। तो अगर हम कंसेप्टली बात करें कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, अगर इसका गुणा किया जाए तो क्या आता है, माइनस आता है। दोनों माइनस के हों, अगर इनका गुणा किया जाए तो क्या आता है, प्लस का आता है। प्लस प्लस के हों, इनका गुणा किया जाए तो किसका आता है, प्लस का आता है। और एक माइनस का हो एक प्लस का हो, इसका गुणा किया जाए तो क्या आता है, माइनस आता है। माइनस जो राशि है वो होती है 0 से छोटी और प्लस जो राशि होती है वो होती है 0 से बड़ी। ऐसा ही समझते हैं, ये गुणा है। ये जनरल कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर प्लस का माइनस से गुणा किया जाए तो माइनस आएगा, वो 0 से छोटा होगा। ऐसे ही अगर Q1 को हम प्लस में, तो इनमें इन दोनों में से ऐसी कौन सी राशि हो 0 से बड़ी हो, देखो या तो ये माइनस माइनस क्यों या ये प्लस प्लस क्यों। तो समझ गए आप इन चिन्हों को देखते हुए, ये दो कंडीशन हो रही है। इन दोनों कंडीशनों में ये Q1 और Q2 या तो दोनों के माइनस के होने चाहिए या दोनों किसके होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए। जब दोनों आवेश प्लस के होते हैं या दोनों आवेश माइनस के होते हैं तो उनके मध्य में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो ये वाली कंडीशन तो किसकी है, प्रतिकर्षण की। ठीक है, और लेस देन 0 है, ये दो कंडीशन है। लेस देन 0 का होगा तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो, एक माइनस का हो या दूसरा प्लस का हो। इसमें क्या होगा, जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो वहां कौन सी प्रकृति होती है, आकर्षण प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कंसेप्ट क्वेश्चंस थे जो आपको कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, प्लस एग्जाम में भी कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये चार्ट आप देख सकते हैं। कभी कभी और ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो 7n14 पर आवेश का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है,
7 और 14 पर आवेश का मान क्या होगा? आवेश के हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर m। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण होता है। अब n है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बताओगे यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। E का मान कितना होता है? सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है, वैल्यू रख दो। Q बराबर 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या हो जाएगा? 11.2 × 10⁻⁻। तो ये आप बता सकते हो कि 7 और 14 पर आवेश का मान क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम बीच में कराते रहेंगे। और बीच में आप करते भी रहना है, ठीक है। एक भी चीज आपको छोड़ेंगे नहीं। कल हमने बात की थी द्विध्रुव, डाइपोल, द्विध्रुव, निकाय। द्विध्रुव निकाय व द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव निकाय, द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव का मतलब है दो आवेश, दो आवेश जो परिमाण में समान और प्रकृति में यानी विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है, दो आवेश जो परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के हों, या पता लगा सकते। तो क्या होगा? विपरीत प्रकृति के हों और अल्प दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो जो निकाय बनेगा जैसे +Q, एक -Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 2d। कुछ भी मान सकते हो, कुछ बुक्स में d दे रखी है, तो आपको ये जो सिस्टम बना है वो आपका द्विध्रुव है। अब +Q और -Q को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाती है द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष यानी इसका नाम दूसरा है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। याद रखना है, इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षीय रेखा क्या होती है, द्विध्रुव में +Q और -Q आवेश को मिलाने वाली रेखा। अब इसका एक मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, तो अक्षीय रेखा के लंबवत और मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से ये वाली रेखा, अक्षीय रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा या द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। इसको उदासीन रेखा भी कहते हैं, उदासीन रेखा। इसको विषुवत अक्ष भी कहते हैं, विषुवत अक्ष, विषुवत अक्ष। बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, क्या परिभाषा होगी इसकी? द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लंबवत तथा उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो ये कुछ जनरल कंसेप्ट है, उनको आपको देखना पड़ेगा। अब बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं।
और इसकी परिभाषा क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण, और परिमाण की बात होती है तो ना प्लस का आता है ना माइनस का आता है, एक आवेश का परिमाण Q इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब पी वेक्टर लगा रहा है तो इसकी ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी? दिशा होगी, और इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इसकी क्या दिशा होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, अब इसका मात्रक पढ़ लेते हैं। जैसे हम कल वैसे हमने इसको पढ़ रखा था, लेकिन आज इसको रिवाइज करते हैं। मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक होता है कूलम, कूलम, और 2a इसके बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, कूलम इंटू मीटर। इसी को हम बोल देते हैं डिवाइड। क्या बोल देते हैं? डिवाइड। डिवाइड, एक डिवाइड में 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 30, 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा। इसका विमीय सूत्र देखें, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र होता है, आवेश का विमीय सूत्र E1, ठीक है, T1, और दूरी का इसका विमीय सूत्र मीटर है तो L1। इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, M0 L1 T1 E1, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री में कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि द्विध्रुव किसका होता है किसका नहीं होता। द्विध्रुव किसका होता है किसका नहीं होता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन्स नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र एक ही है, ठीक है, याद रखना, प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे इसका द्रव्यमान केंद्र, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P वेक्टर बराबर 0 होगा। ठीक है, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं, दोनों का द्रव्यमान केंद्र भी एक ही पॉइंट पे हो, यही हो, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं रही, और द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमें क्या चाहिए? बीच की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ बीच की डिस्टेंस 0 है क्योंकि प्लस भी वहीं स्थित है और माइनस भी स्थित है। अगर इसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा? ये प्लस और माइनस अलग अलग हो जाते हैं, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? प्लस आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करता है, और माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करता है। ये होता है ना। तो यहां जो ये प्रेरित हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, इसको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है।
बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं द्विध्रुव आगों के, HCl, NaCl, क्योंकि इसमें H+ और Cl-, ठीक है। ऊपर देखिए एक Na+ प्लस Cl-, परिमाण में समान है, ऊपर भी चार्ज प्लस का है, प्लस 1 है, और ऊपर भी का चार्ज A- 1 है। तो क्या हुआ, परमाणु में तो समान हुआ और प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत है। कुछ डिस्टेंस पर भी है, अल्प डिस्टेंस है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ उदाहरण है, HCl, NaCl, HBr, HI, ठीक है। कुछ अणु भी होते हैं, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु जिनमें ऋणावेश और धनावेश का वितरण केंद्र अलग अलग होता है, वो ध्रुवीय अणु होते हैं, और जिनमें धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही होता है, वे अध्रुवीय अणु होते हैं। लास्ट टॉपिक में हम इसको देखेंगे जब हमारा चौथा चैप्टर आएगा, उसमें और इसकी अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। अब बात करते हैं इसके एक डेरिवेशन की। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम द्विध्रुव बना लेते हैं, ये -q, ये +q, इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, इनका ये मिड पॉइंट है O, मिड पॉइंट से यहाँ की दूरी हो गई a, ये भी दूरी हो गई a। तो हमको द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली है। एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq/r², और एक -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -kq/r²। ठीक है, उसमें डायरेक्शन आ जाती है, माइनस लगाने पर डायरेक्शन आ जाती है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को ऐड कर दें तो वो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अच्छी रेखा पर निकालना है, तो अच्छी रेखा हमने देखा यहीं पे, इसी रेखा पर इसके सेंटर पॉइंट से यहां से r दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहां से किसी भी पॉइंट से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसी भी आवेश से किसी पॉइंट पे, तो उस आवेश से उस पॉइंट की हमको दूरी पता होना चाहिए। तो यहां से यहाँ की दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि kq/r² आता है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी r है, ये दूरी a है। अगर मैं यहां से r में से a को हटा दूं तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई। एक इस आवेश के कारण ज्ञात करना है, तो यहां से r + a दूरी होगी। ठीक है, अगर हमको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र बताओ, तो सबसे पहले उस आवेश से उस पॉइंट चार्ज की दूरी पता होना चाहिए, और आप तुरंत लगा सकते हो फॉर्मूला E = kq/r², क्योंकि E जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। E व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। तो देखिए
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। और R होता है, अब R यहां से यहां तक कितना है, वह है R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर लगा दो। इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है इसकी, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। तो E1 की डायरेक्शन होगी ऐसे, E1, और माइनस क्यू अंदर की ओर, तो E2 की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे OP के अनुदिश, OP के अनुदिश। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर बराबर, अगर यहां माइनस का चिन्ह लगा लिया तो दिशा अपने आप डिफाइन हो जाएगी। माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो यहां पे आपको दिशा बतानी पड़ेगी। KQ यहां से यहां तक की डिस्टेंस R प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा कहाँ है, P से O के अनुदिश, PO के अनुदिश। ठीक, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो तो द्विध्रुव के कारण आएगा। अतः द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनको जोड़ दो। E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर। अब ध्यान रखना, सदिश राशियों को जोड़ रहे हैं तो डायरेक्शन का याद रखना पड़ेगा, और दोनों की डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ऐसे, एक की डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 वेक्टर। माइनस का चिन्ह क्या बात कर रहा है कि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ तक नोट कर लो, फिर मिटाएंगे। अब यहां से देखो, E1 में से E2 को घटा रहे हैं तो परिणामी दिशा E1 की दिशा में होगी, तो इसी दिशा में आपका क्या आएगा, E वेक्टर आएगा। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो इसी दिशा में आपका P वेक्टर है। तो P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में, तो इनके मध्य एंगल जो है वो थीटा बराबर 0 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मान रख दो E वेक्टर बराबर KQ R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं। KQ आप कॉमन ले लो, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। KQ, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर टोटल में। नीचे हो गया
के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे? ये हो गया ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, और आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ समझते हुए रिटर्न करते चलना। के क्यू, इसको खोलेंगे, अगर इसको खोलने की बजाय अगर इसको हम ए स्क्वायर मान लें, इसको बी स्क्वायर मान लें, तो एक बार इसको जोड़ दें और एक बार इसको घटा दें, तो आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए। ठीक है, एक बार इनको जोड़ दें के और एक बार घटा दें, ये तो एक हो गया, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2r के क्यू, ए से ये कैंसिल हो गया 2r, और यहां किससे कैंसिल हो रहा है, माइनस का बाहर चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां एक चीज देखो कि 2a जो द्विध्रुव के बीच की दूरी थी 2a वो बहुत अल्प थी, अगर उसको a कर दिया जाए तो वो और भी अल्प हो जाएगी, और उस अल्प राशि का जब वर्ग करोगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर अपने आप में बहुत बड़ी डिस्टेंस है, उसका वर्ग करोगे तो वो और भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी राशि का वर्ग करोगे तो बड़ी होती है, छोटी राशि का वर्ग करते हो तो वो और भी छोटी हो जाती है। 0.1 का वर्ग करते हैं तो 0.01 आता है, 001, तो वो छोटी राशि है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस r के सापेक्ष, r बहुत बड़ा है a के सापेक्ष, तो r स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा किसके सापेक्ष, a स्क्वायर के सापेक्ष, तो r स्क्वायर के सापेक्ष a स्क्वायर को हम लगभग नगण्य मान लेंगे मैथमेटिकल में, यानी a स्क्वायर को लगभग हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो क्या आएगा, के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। के क्यू बराबर में ये वेक्टर चल ही रहा है, इसको तोड़ लेते हैं, 2, ठीक है, 2r और 2a, 2 को यहां से अलग कर लिया, r और 2 था वो इसके साथ लिख दिया, r की पावर 4, इसे कैंसिल, के क्यू। ठीक है, अब इस s को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 को यहां ले लिया और q और 2a, इस 2 को आगे ले लिया और इस q को इसके साथ लिख दिया अपॉन r क्यू। ये q इंटू 2a ऐसा हमने क्यों किया है कि q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2kp अपॉन r क्यू। ठीक है, और सामने चल रहा है e वेक्टर, अब e वेक्टर और p वेक्टर की दिशा एक दूसरे के क्या है, सिमिलरली है, तो यहाँ पे भी हम वेक्टर लगाते हैं। ये जो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है, अगर एक दूसरे के अपोजिट होती तो माइनस का चिन्ह लगा देते, तो ये जो निकल के आया वो निकल के आया अच्छी रेखा पर, किस पर, अच्छी रेखा पर। ठीक है, यहां भी जो है ई वेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है दूरी पे, ई वेक्टर डिपेंड कर रहा है किस पे, दूरी पे, तो दूरी
दूरी के किसके, घन के। ठीक है, तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी की घन की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, कल हम निरक्षीय रेखा पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको आप रिटर्न कीजिए और किताब के क्वेश्चन जो है उनको भी करिए। कमेंट में या फोन करके कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करवाना चाहते हो वो कह सकते हैं, अगर आपको नहीं होते तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।